नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर्स में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। और आज का वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट का एंड करने वाला हूं और मैं आगे जाके आपको बहुत सारी जानकारी डिस्कस करूंगा, तो आप बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो सब्सक्राइबर और जो व्यूअर्स काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है मुझे। Recently, I came across certain comments like कि I did some mistake while replacing the value from L to M। तो वो वाली चीज़ आपने बताई, मुझे अच्छा लगा और मैंने भी करेक्शन की। Second thing, there was one person who told me that I have put some wrong formula in long strangle and long straddle. Well, definitely you are right. I made a mistake because I didn't put the quantity in front of that. And once you comment there, I definitely corrected it. तो धन्यवाद, आप ऐसा ही अपना फीडबैक देते रहिए ताकि मैं भी उसमें करेक्शन करता जाऊं। कस्टमाइजेशन इसीलिए बता रहा हूं ताकि आज से अगर कोई एक साल बाद भी इस फाइल को देखे तो ऐसा नहीं होगा उस वक्त बोले कि नहीं आपको ऐसे ऐसे बनाओ, वैसे वैसे बनाओ, क्योंकि ही इज़ हैविंग ऑल द नॉलेज कि हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर पे ऑफ ग्राफ, सो ही कैन मेक सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड ही कैन मेक हिज ओन एक्सेल शीट। तो ये इसी के लिए मैं इसको ओपन रख रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि कहीं पर मेंबरशिप ज्वाइन किया तभी मैं आपको दूंगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको ओपन इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छा रहे और आप आगे जाके भी इस वीडियोस को देख के आप खुद ही अपना पे ऑफ ग्राफ और सब कुछ बना सके। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे जो लेते हैं वो होता है हमारा स्ट्राइक प्राइजेस और वाई एक्सिस पे पे ऑफ में जितना हमको प्रॉफिट और लॉस मिलता है उतना। अगर आपको यहाँ एक्सेल शीट में देखना है तो देखिए, ये देखिए, ये जो ग्राफ हमने लास्ट टाइम बनाया था इसमें वाई एक्सिस पे क्या है पे ऑफ और एक्स एक्सिस पे क्या है स्ट्राइक प्राइसेस। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये लाइन या तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन कौन सी भी हो सकती है, कुछ स्लॉप के साथ बन सकती है या फिर स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट फ्लैट ही बन सकती है, ठीक है। उस केस में ये क्या करेगी, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करेगी और आपने एक या दो पोजीशन बना रखी है। डेफिनेटली आपको भी पता है कि कहीं पर तो अपने को जीरो प्रॉफिट आएगा, उसके बाद ही अपने को माइनस में लॉस होना चालू होगा या प्रॉफिट होना चालू होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर कहीं पर ये जीरो वैल्यू को क्रॉस करती है और उसके बाद हमको लॉस देना चालू करती है। अगर हम इसको जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए बता रहा हूँ। अभी इसको ग्राफ में कहाँ दिखता है अपने को, वेल आई शो यू। ग्राफ में आप ये दो वैल्यूज़ को देखिए, 14,700 और 14,750। नेट पे ऑफ की वैल्यू 14,700 पे 43.853 और 14,750 पे नेगेटिव 6.15 है। नाउ यू नो दैट पे ऑफ हैज़ गॉन फ्रॉम 43.85 टू नेगेटिव 6.15। देन यू ऑलरेडी नो दैट इट मस्ट हैव क्रॉस समवेयर ज़ीरो, बट वी डोंट नो एट व्हाट पॉइंट इट हैज़ क्रॉस द ज़ीरो। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूँ। वेल here little bit maths will be involved, don't be afraid। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको मैथ लगे ही नहीं और आप ऐसे ही उसको सीख ले और आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आए। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आप ही बताते जाए और आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। मैं यहाँ पर फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करना चाहता, क्योंकि फॉर्मूलेज जो भी होती है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए वो करेक्ट वैल्यू नहीं देते। मैं लगा के देखा हूँ, वो आइडियल सिनेरियो में ही करेक्ट वैल्यू देते हैं। तो हमको क्या है कि प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच में रहेगा, तो हमको क्या करना है, जब भी साइन चेंज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ओनली द ब्रेक इवन पॉइंट विल ऑकर। ब्रेक इवन पॉइंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो दिखता है उस वक्त P&L में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में तो ठीक है। तो वो पॉइंट कहाँ था पहले वो डिसाइड करते हैं। एक्सेल को कैसे पता चलेगा वो पॉइंट आ गया, क्योंकि हम देख के तो बता दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू इफ साइन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू SIGN साइन ऑफ नेक्स्ट वैल्यू, ओके, विच इज दिस, देन there is no break even point, correct? Okay, if this is true then we already know there is no break even point, so we'll be pasting blank, otherwise we'll be saying break even point. Well,
let me do the formula. Thereafter, I'll show you what mistake we have made. Okay, now hit the enter button. Now drag it down. Here break-even point is coming, that we know. But still if you go down, then here also it is saying that there is a break-even point. Why it is saying? Because the sign of this empty cell is not matching with the sign of this particular O39 cell. So now we have to exclude that condition. So what we can do? Well, it has to match two conditions. If the sign is equal, then only it will paste blank. So we'll put two conditions. So we'll use our OR formula so that we can put two conditions side by side. Okay. Or else next cell value is blank. In that case also it has to paste blank. Okay. So now if we'll drag it down, then what will happen? Yes, now it is correct. What was our purpose first? Our purpose was to find out where the sign is changing. So that we did already. Now we have to calculate what is the break-even point. So now can I say that break-even point will exist in between 14,700 and 14,750. इन 50 पॉइंट के बीच में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट लाई करेगा. ठीक है, इसको देख के आप बता सकते हैं. वेल नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इट विल बी. तो आप इंटरपोलेशन बोल लीजिए या मैथ्स का कुछ फॉर्मूला बोल लीजिए. मुझे मैथ्स ऐसे समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा सा उसको अलग टाइप से समझता हूँ. मैं बताता हूँ मैं कैसे समझता हूँ. ठीक है, आपको भी एग्जाम्पल से पता चल ही जाएगा कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है. मुझे जनरली y इज इक्वल टू mx प्लस सी कोई बोल दे याद रख लो तो भाई मेरे को तो पसीने छूट जाते हैं. मैं बोलता हूँ भाई कैसे आया वो बताओ पहले. तो याद बाद में रखूँगा क्योंकि याद ही नहीं रहेगा अगर मुझे समझ नहीं आया. तो मुझे समझ में आता है तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में बस जाता है क्यों हुआ है करके. वेल वही वैसे जनरली वही होगा, बट y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो आपको मैथ्स टीचर ने पढ़ाया है मैं वैसे तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरा दिमाग वैसे काम नहीं करता. मैं तो बहुत ही डिफरेंटली बताने वाला हूँ और आपको जो बताऊंगा ना आप भी शौक रह जाएंगे. यार ऐसा बताया तो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा. और आज के बाद आपको कभी भी कोई भी पूछेगा तो भी आपको याद रह जाएगा. और आपको मैथ्स की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वीडियो देखना इनफ है. ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा. तो इन दोनों की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. टाइप कर दूंगा तो अच्छा रहेगा. 14,700 और 14,750. ठीक है, अभी इन सबको सेंटर करना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा ताकि अच्छा दिखे. वरना क्या है कि अच्छा नहीं दिखेगा तो आप बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे सिखा रहे हो आप. ठीक है, अभी दो वैल्यू ले लेते हैं पे ऑफ की वैल्यू. ठीक है, ये ना आपको नाम इधर देना है तो आप दे सकते हैं कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला वो है. इज इक्वल टू करके पेस्ट ही कर दूंगा तो भी हो जाएगा. इतना बड़ा बात नहीं है उसके लिए. ठीक है, ठीक है. क्यों दे रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ क्योंकि आप भूले नहीं बीच में. अभी क्या करता हूँ, यहाँ से मैं m1 पॉइंट की डिस्टेंस पे चलता हूँ. ठीक है, और उसके बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है. मैं उसके लिए उसको मान लेता हूँ BEP करके मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. फिर मैं अगर m2 डिस्टेंस चलता हूँ तो मेरा 12,750 आ जाता है. ठीक है, यहाँ से मैं कुछ कितना 43.85 डिस्टेंस चलता हूँ तो मेरा 0 आ जाता है. करेक्ट है ना. और यहाँ से फिर मैं 6.15 चलता हूँ तो मेरा 14,750 पे 6.15 नेगेटिव में पे ऑफ आ जाता है. इतना पता चल गया. तो इससे मुझे दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 50. ठीक है, और एक और चीज़ पता चल गई कि अगर मैं m1 डिवाइडेड बाय m2 करूँगा तो वो क्या रहेगा, वो इक्वल होगा 43.85 डिवाइडेड बाय हाउ मच. Well, 6.15. We'll just exclude the sign here, okay? We don't need to put sign here. ठीक है, ये पता चल गया. मतलब क्या है, ये जिस रेशियो में डिवाइड करेगा m1 तक ब्रेक इवन पॉइंट तक और फिर इस रेशियो में डिवाइड होगा वो रेशियो और ये रेशियो सेम रहेगा. वो तो आपको पता है. यहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ से यहाँ आने में इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा. आप भी बोलते हैं अगर आप 14,000 मान लीजिए कि एग्जाम्पल के 14,725 पे आ जाता है तो आपको पता है यहाँ से हाफ डिस्टेंस चलने पे ये आएगा. मतलब अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो यहाँ और यहाँ भी हाफ आएगा, बट यहाँ पर है नहीं वो केस. तो हमको ये दोनों चीज़ें पक्की हो गई कि यहाँ का रेशियो और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 50 होता है. मैथ्स सभी ने क्लास अटेंड की है. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं.
बट ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, क्या है, वो तो कैलकुलेट कर ले पहले। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट को BEP लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 14,750। ओके, उसमें ऐड कर देना है आपको कितना, M1। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन आ गए। इन पर्टिकुलर जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस है, इनसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं M1 को। तो इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, और इससे मैं कैलकुलेट करूँगा कि M2 की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि मैं M2 की वैल्यू फर्स्ट में रख दूंगा तो M1 की वैल्यू आ जाएगी, M1 की वैल्यू फिर मैं ब्रेक इवन पॉइंट में रख दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। चलो रख के देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू एज इट इज़ इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में आपको बताना है कि इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर M2 कैलकुलेट करते हैं। M2 इज इक्वल टू हाउ मच, वेल इट विल बी इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 6, ओके आई जस्ट पुट अ ब्रैकेट हियर, 6.15 sorry, okay, my bad, divided by 43.83, and I have to close the bracket into, so I have to put the star sign into M1. So that is the M2 value. So we'll put the M2 value in the first equation. Can you put it? Definitely. M1 इज इक्वल टू M2, M2 की जगह क्या रखेंगे, M2 की वैल्यू कितनी है वो 6.15 डिवाइडेड, ओके डिवाइड का साइन किधर, डिवाइड बाय 43.83 ब्रैकेट क्लोज स्टार M, ओके वेयर इज द M, स्टार M1, ओके प्लस नो 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 हाउ मच, वेल इन दोनों को प्लस कर देंगे ना। मैं चाह रहा था कि आपको 2 स्टेप आगे बताऊं बट फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे अच्छा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाऊं वरना गड़बड़ी हो जाएगा। इज इक्वल टू 50, ये तो आपको समझ में आता है ना। ठीक है, अभी ये वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन अपन ने कर ली है और ये इससे आई है। ठीक है, इसके नीचे कैलकुलेशन करूँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, चाहे तो आप मैं एक्सपांड कर देता हूँ इस चीज़ को, इसकी कैलकुलेशन इधर जाएगी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे रिजोल्व कर रहे हैं। यहाँ से M1 की वैल्यू क्या आएगी, वेल M1 आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या बच जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा 6.15, तो 6.15 डिवाइडेड बाय 43.83 ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्टार किस पे रहता है 8 पे। ठीक है, ओके स्टार तो नहीं रहेगा अभी यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 50 क्योंकि हमने स्टार नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको कॉमन ले लिया। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई, M1 की वैल्यू आ गई है 50, ओके डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ओके प्लस, सो दैट इज़ द वैल्यू। ठीक है, कुल मिला के फार्मूला बनाना है हमको तो हम वैल्यू से फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, इतना हो गया, ये M1 आ गया। अभी M1 की वैल्यू अगर आपने इस इक्वेशन में रख दी ब्रेक इवन पॉइंट वाले में तो हमारा आ जाएगा। क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट ही कर दो मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो इसको यहाँ M1 की जगह पेस्ट ही कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट की। अभी इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट ले लीजिए, फिर 14,750 क्या है स्ट्राइक प्राइस, कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस, वेल जहाँ पर BEP लिखा आ रहा था ना उसके फ्रंट वाला स्ट्राइक प्राइस, मतलब 14,700 यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 14,750 ले लिए क्या, सॉरी 14,750 से आपको कैलकुलेट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा M2, तो M1 से M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप इसको 14,700 ही ले, ठीक है वो बेटर है। 14,700 में M1 ऐड कर दीजिए। 14,700 क्या है, उसके फ्रंट वाले स्ट्राइक प्राइस, तो FSP लिख रहा हूँ उसको, प्लस 50 क्या है, वेल एक गैप है स्ट्राइक प्राइस के बिटवीन का गैप, ये आपको पता है और ये हमने लिखा भी था ऊपर, वो हो गया। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 1, पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, एक्चुअली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सॉरी 1 प्लस, अभी यहाँ पर लिखना है कौन सा पे ऑफ, वेल 6.15 कौन सा था, 6.15 ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे वाला, मतलब एक फ्रंट वाले एक डाउन वाला बोल देंगे, डाउन पे ऑफ,
ठीक है। और ये कौन सा था, ये फ्रंट वाला पे ऑफ, जहाँ पर BEP आया था वहाँ के फ्रंट वाला, इसको क्लोज कर देते। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला क्यों बनाया वो मैं बता देता हूँ, ताकि हम ब्रेक इवन को कैलकुलेट कर सकें। ब्रेक इवन को कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अभी हमारा फार्मूला आ गया तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। अभी बस फार्मूले को यहाँ पर डालना ही है। हम पहले डाल रहे थे कि आपको BEP लिखना है, लिखने की जगह हम बोल रहे हैं फार्मूला एग्जीक्यूट कर दो। हम पहले इस फार्मूले को क्या करते हैं, ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर देते और उधर जाके इसकी वैल्यू लिख देते। ठीक है, BEP की जगह हम उसका फार्मूला लिख रहे हैं पहले तो। ठीक है, अभी हर एक वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। FSP क्या है, FSP मतलब फ्रंट वाला स्ट्राइक प्राइस। गैप कहाँ से आ रहा है, वेल गैप या तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये यहाँ से ले लीजिए। डाउन पे ऑफ, डाउन पे ऑफ कौन सा है, ये वाला। FPF क्या है, फ्रंट पे ऑफ, फ्रंट पे ऑफ कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इतना सिंपल था बस। अब इसको एंटर बटन दबा दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की ओर। सिंपली आपका आ गया कि 15,430 पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। ये फॉर्मूलेज अगर आपको चाहिए ना तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट नीचे कर देता हूँ ताकि मेरी फाइल अच्छी दिखे। आप जब भी इस फाइल को खोलें इधर नीचे आके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल हो गया। अभी मुझे ये पता है कि कितने ब्रेक इवन पॉइंट आ सकते हैं। मैं बोल रहा था कि 2 ब्रेक इवन पॉइंट आ सकते थे, क्यों डिस्कस किया तो वो बता देता, क्योंकि एक आएगा तो हम एक लेंगे। तो हम क्या करते हैं, रैंक यूज़ कर लेते हैं। रैंक से क्या होता है, उस पर्टिकुलर नंबर की रैंक पता चल जाती है उस पूरे कॉलम में। वो नंबर्स को कंपेयर करता है जनरली। अगर फर्स्ट रैंक है तो फर्स्ट देगा, सेकंड है तो सेकंड देगा। अभी इसको लॉक करेंगे ना रेंज को, क्योंकि ये चेंज होनी नहीं चाहिए ना। लॉक करना मतलब इसका डॉलर साइन डालना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, F4 दबा देना है। बल ये वाला लॉक नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये तो चेंज हमको चाहिए ऑलरेडी। और उसको क्लोज कर दीजिए। अभी बता दो क्या प्रॉब्लम हुई। ये देखिए वैल्यू करके कुछ एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है पता है, क्योंकि ब्लैंक है। तो ब्लैंक को क्या करेंगे, हम लिख देते हैं एक और फंक्शन, इफ एरर पोस्ट इट एज अ ब्लैंक। ओके, आई ड्रैग इट डाउन। ठीक है, इसने रैंक दे दी। अरे भैया इसके बाद हमको नहीं चाहिए यार, क्यों ज़बरदस्ती आ रहा है नीचे। ठीक है, इसने रैंक दे दी, इतना ही चाहिए था ना हमको। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट देख ही लेते हैं। E1 पॉइंट, ठीक है, पहले वाला ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, वही इंडेक्स। इंडेक्स हमको क्या रिटर्न करवाना है, हमको रिटर्न करवाना है यहाँ से एक वैल्यू। आपको ये पता है फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट पहले आएगा, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे छोटा स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, बड़ा स्ट्राइक प्राइस नीचे है। तो डेफिनेटली हमारा जो पहला वाला ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो ऊपर आएगा, और नेक्स्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो नीचे आएगा। और रैंक है तो वैसे कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, इसमें से मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी है, इंडेक्स में से, फंक्शन में से। इसकी वैल्यू को मैं लॉक कर देता हूँ, कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं मैच कैसे करवाता हूँ, वो देखिए, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैच क्या है, मुझे पहले उसको मैच करना है 1 से। वैल्यू 1 कहाँ से मैच करेगा, ये इसके अंदर से मैच करेगा। इसके अंदर से जहाँ से भी 1 वैल्यू आएगी उसको मैच कर देगा और उसका रो नंबर रिटर्न कर देगा। कॉलम ऑलरेडी हमको पता ही है, हमने यहाँ पर लिख दिया 0, मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझको, 1 का 1 ही चाहिए। और इसको क्लोज कर दो और एंटर बटन दबा दो। अभी आप बोलेंगे यार पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो उसको भी एक सॉल्यूशन है, राउंड कर दो। और कितने पॉइंट्स तक, 2 पॉइंट्स तक राउंड कर देते हैं हम। आ गई ना करेक्ट। अभी एक और चीज़ बताता हूँ, अगर इसकी जगह सेकेंड वाला अगर आया है ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेल हमने यहाँ क्या बोला, 1 को मैच करवा दो। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 को मैच करवाएगा, और रैंक वाली जो है वो इसको फर्स्ट रैंक दे देगा, नेक्स्ट वाले ब्रेक इवन पॉइंट को सेकंड रैंक दे देगा। वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसको 2 से मैच करना है, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि अपन यहाँ पर सेकंड है ही नहीं ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक और डाल ही देते हैं कि अगर इफ एरर तो ब्लैंक कर, ताकि वो दिखेगा ही नहीं, तो आपको लगेगा ही नहीं यार, नहीं यार आया नहीं, ये नहीं हुआ, नॉट एप्लीकेबल बता रहा। अच्छा नहीं लगता नॉट एप्लीकेबल, जनरली लोग इसीलिए नहीं चाहते। ठीक है, अभी हमको ये क्या चाहिए, हमको ये वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ओके, कैसे करेंगे यहाँ पर, वेल सिंपल है। इफ़ जनरली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्या करना है आपको,
ये लिखना है, फिर एंड ओके एंड लिखना है, और फिर नेक्स्ट वाला वो लिखना है। उसको लिखने से पहले आप एक और चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको सजा सकते हैं कि वो ऐसा हाइफन वाला साइन दे दे, ठीक है। बट दूसरा नहीं आएगा तो हाइफन वाला साइन अच्छा नहीं लगता, दूसरी वाला ब्रेक इन पॉइंट नहीं आएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, इफ़ वाला फंक्शन लिख देते हैं ना। इफ़ अगर ये ब्लैंक है उस केस में ये वैल्यू रिटर्न करनी है, अदरवाइज ओके, अदरवाइज सेकेंड वाला जो फॉर्मूला हमने डाला है वो वैल्यू रिटर्न कर दो भाई, ठीक है। तो अपना तो काम हो गया ना। अभी क्या करते, स्ट्रेटजी चेंज करके देखते, ठीक है। 2 आ रहा है तो 2 स्ट्राइक प्राइस आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अभी ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो चुकी है सारी स्ट्रैटेजीज। अभी क्या करना है वो बता देता हूँ। ये एस्टिमेटेड मार्जिन्स जो है ना प्रीमियम, वेल इसको मैं बहुत सारा रिसर्च कर रहा था अपना, जहाँ भी मुझे मिल सका, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन। उससे मुझे 2-3 चीज़ें पर्टिकुलरली पता चली कि एस्टिमेटेड मार्जिन जब कैलकुलेट करते हैं तो वो एनएसी तय करता है कि आपको कितना मार्जिन रखना है, मतलब सेल किया तो कुछ मार्जिन रखना है तो कितना रखना है। तो वो क्या करता है, एनएसी मार्केट खुलने से पहले एक फ़ाइल शेयर करता है, फिर मार्केट आवर्स में 2 बार फाइल शेयर करता है जो भी ब्रोकर्स रहते हैं उनके साथ, और फिर मार्केट बंद होने के बाद एक फ़ाइल शेयर करता है। तभी जब आप क्या करेंगे, आपको कभी इसको टेस्ट करके देखना है तो सेम स्ट्राइक प्राइस लीजिए, सेम प्रीमियम लीजिए, आपको मॉर्निंग में अलग प्रीमियम दिखेगा, शाम को अलग प्रीमियम दिखेगा, दिन को अलग प्रीमियम दिखेगा। तो ये चेंज होता रहता है। और हमने इसको ऑनलाइन तो लिंक किया नहीं है, ऑनलाइन लिंक किया नहीं तो हमको शायद एस्टिमेटेड ही लेना पड़े। एस्टिमेटेड में भी इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि स्टॉक्स के लिए वो डिफरेंट रहता है, वहाँ पर लिक्विडिटी कम रहती है, और इंडेक्स के लिए वो डिफरेंट रहता है। तो इसको अभी के लिए कैलकुलेट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो रहा है। अगर आपको कुछ मिले तो आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं वो कैलकुलेशन यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको यहीं एंड करूँगा और इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक होता है आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, सेकेंड होता है आपका कितना दिन है एक्सपिरेशन को, और थर्ड होता है कि वो आपने कहाँ पर प्राइस घूम रहा है, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है तो ये 3 चीज़ डायनामिक होती है। हम जैसे तैसे इसको लिख भी देंगे, बट उसके लिए फिर क्या करते हैं, पुट के लिए अलग प्रोबेबिलिटी होती है, कॉल के लिए अलग प्रोबेबिलिटी होती है। जो आपको ऑप्स्टा और वहाँ पर लिखी होती है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली 68% ऐसा माना जाता है। हम क्या करते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ले लो, अगर मुझे एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना है, जहाँ पर स्पॉट प्राइस है उससे जो एक कर्व बनता है, बेल कर्व में हम देखते हैं 68% ऊपर नीचे जा सकता है। अभी 68% में भी क्या रहता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का 68%, वैसे कैलकुलेट करेंगे। बट उसके बाद उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे कैलकुलेट करना, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। एक्चुअली करेक्ट वे देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलेज इन्वॉल्व। वहाँ पर आपको टारगेट प्राइस भी सिलेक्ट करना है, दोनों हर एक पोजीशन का, ऐसा नहीं एक पोजीशन का ही, हर एक पोजीशन का आपको टारगेट प्राइस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे 3 पोजीशन बनाई है, तो इन द मनी में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एट द मनी वाले से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप 3 अलग अलग टारगेट सेट करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी भैया, डेफिनेटली हम तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट चाहते हैं ना, इसीलिए तो हमने स्ट्रेटजी लगाई है जिसमें हमारा लिमिटेड लॉस या लिमिटेड प्रॉफिट हो सके। तो हम इंडिविजुअल तो टारगेट नहीं दे सकते ना, जैसे जैसे आप दे भी देंगे इसको देख के, ठीक है, कि यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, फिर जाके वो कैलकुलेट करेगा। तो अभी के लिए मैं इसको भी ऐसा ही ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अगर किसी सब्सक्राइबर खुद भी अच्छे से एक्सेल जानते हैं तो डेफिनेटली आप एक बार इसको डालिए और मुझे बताइए। मुझे नहीं पता कितने लोग इन दोनों में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है डेफिनेटली कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर भी अलग से फिर रिसर्च करके कैसे न कैसे तो इसको ख़त्म करते। बट दैट विल नॉट बी करेक्ट एक्चुअली, वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर कर जाएगी। और आपको इधर से बस स्ट्रैटेजी चेंज करना है, ब्रेक इवन पॉइंट सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। ये देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी लगाना है, मार्केट सेलेक्ट करना है, वहाँ से स्ट्रैटेजी को ड्रॉप डाउन करना है और सिलेक्ट करना है। इसमें भी शायद हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की हो, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, वो देखते हैं। वेल ये कुछ वैल्यू ले ही नहीं रहा है, क्या एरर आ रहा है। पहले जो फॉर्मूला यूज़ किया इसमें कुछ चीज़ें लॉक करनी थी, हमने लॉक नहीं की। कौन कौन सी चीज़ें लॉक करनी थी? वेल J9 फर्स्ट फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं,
और O10 O9 और O10 तो चेंज होगा। J9 कहाँ की वैल्यू है? वो ये वाली वैल्यू है, ये चेंज हो सकती है, बट L की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। L1 की वैल्यू को लॉक करना पड़ेगा क्योंकि वो गैप है। अभी इस वैल्यू को ड्रैग डाउन कीजिए ताकि आपका करेक्ट आ सके। ठीक है, अभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, इसीलिए एरर आ रही थी। तो ऐसे कुछ भी आप जब टेस्ट करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें मिलेगी। वो चीज़ मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं भी अपने फाइल में करेक्ट करके सबके साथ शेयर कर दूँ। ओके, ठीक है, ब्रेक इवन कर दिया। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग आप देख लीजिएगा यार, इतना हार्ड नहीं होता फॉर्मेटिंग, बस जस्ट अच्छे से दिखने के लिए हम करते हैं इसको। तो अभी ये स्ट्रैटेजी हम फिनिश करते हैं और ऐसे ही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप एक्सेल फाइल की सहायता से। धन्यवाद दोस्तों, आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया और हमने ये प्लेलिस्ट चालू की। आगे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि एडजस्टमेंट आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कचरा मिलेगा। अरे यार, एडजस्टमेंट का एक बेसिक रूल होना चाहिए पहले तो। बेसिक रूल के बाद ठीक है, पर्टिकुलर टाइप्स की स्ट्रैटेजी में क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो पता नहीं चलता आपको। वो कोई और तरह से एडजस्टमेंट कर रहा है, ये कोई और तरह से एडजस्टमेंट कर रहा है। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बनाएंगे, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और उसके थ्रू हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो सीखेंगे, ताकि हमारा दिमाग अच्छे से काम करे जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस यूट्यूबर को फॉलो कर लिया इसलिए ऐसे एडजस्टमेंट करना है, हमारा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।